मुद्रेक्स, यस, क्या कहानी है? हमने चालू किया था मुद्रेक्स ये सोचते हुए कि इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ रहे हैं एंड जनरली दुनिया में बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों तक पहुंच नहीं पाती है क्योंकि उसको देना बहुत एक्सपेंसिव होता है। एंड तब ये क्रिप्टो करेंसी का एक नई टेक्नोलॉजी फैल रही थी धीरे धीरे दुनिया में। एंड हमें लगा कि यार वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों को और सस्ते में और तेज़ी से दे सकते हो। क्रिप्टो एक्सचेंजेस का काम क्या होता है? आपको खरीदना है, किसी और को बेचना है, आप दोनों को मिलाता है और आपको सही प्राइस मिल जाए, ये इंश्योरिटी देता है क्रिप्टो एक्सचेंज। और अभी 2-4 महीने पहले जो बिटकॉइन का जो एक ऑल टाइम हाई आया था, करेक्ट, और ऑब्वियसली डिप हुआ भी थोड़ा बहुत उसके बाद, वो क्यों हुआ था? बिटकॉइन कोई क्रिएट नहीं कर सकता नया, एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिससे नया बिटकॉइन बनता है। पूरी दुनिया में जो नया गोल्ड माइन करके निकलता है वो करीब 1 से 1.5% ऑफ सप्लाई है। पूरी दुनिया में जो नया बिटकॉइन माइन करके निकलता है वो सिर्फ 0.5 या 0.4% ऑफ सप्लाई है। साल 2018 में बात करें आपकी, जब आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में वो फैसला पलट दिया। लास्ट ईयर जुलाई 2024 में वजीरेक्स हैक हुआ। कल की तारीख में खबर आई है कॉइन DCX का सर्वर ब्रीच हुआ है, $44 मिलियन वहां से वाइप आउट हो चुके हैं। मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करता हूँ कि क्रिप्टो बहुत रिस्की है। मोस्ट लोगों को एक्चुअली क्रिप्टो में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को लेकर हम लोग के देश में बहुत कुछ वर्ड ऑफ माउथ के जरिए चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी में आप पैसा लगाइए, क्रिप्टो करेंसी में इतने लोगों ने पैसा लगाया है, क्रिप्टो करेंसी एक फेवरेबल डिसीजन है। लेकिन किसी भी फाउंडर ने मुझे ये क्लैरिटी से नहीं बताया उनके लिए एक्चुअल में है क्या, वो उसको क्या मान के चल रहे हैं। मैं आज दर्शकों से बताना चाहूँगा। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है खर्चा पानी का एक स्पेशल एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुद्रेक्स नाम के क्रिप्टो एक्सचेंज के को फाउंडर एडिल पटेल से। हम इस बातचीत को शुरुआत करें उसके पहले हम दर्शकों को एक कॉशन नोट जो हम बार बार देंगे इस पूरे इंटरव्यू में, वो ये कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है, उस पैसे को अपने विवेक से निवेश करें, अपनी मर्जी से निवेश करें और ये समझते हुए कि रिस्क है। लल्लन टॉप और सिद्धांत मोहन और हमारी टीम किसी भी किस्म के निवेश को बढ़ावा नहीं देती है, ये मैं कॉशन पहले दे देना चाहता हूं। और अब हम रुख करते हैं एडिल पटेल का। कैसे हैं सिद्धांत जी? बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुद्रेक्स, यस, क्या कहानी है इसकी? साल 2018 में शुरू हुआ था। 2018, 8 साल हो गए, 7-8 साल हो गए। 25 है अभी। हमने चालू किया था मुद्रेक्स ये सोचते हुए कि इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ रहे हैं एंड जनरली दुनिया में बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों तक पहुंच नहीं पाती है क्योंकि उसको देना बहुत एक्सपेंसिव होता है। एंड तब ये क्रिप्टो करेंसी का एक नई टेक्नोलॉजी फैल रही थी धीरे धीरे दुनिया में। एंड हमें लगा कि यार वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों को और सस्ते में और तेज़ी से दे सकते हो। यू कैन गिव इट चीपर एंड फास्टर टू मोर पीपल। एंड एज अ रिज़ल्ट हमने करीब 7-8 साल पहले मुद्रेक्स चालू किया। पहले एक्सचेंज बना रहे थे, फिर आरबीआई ने 2018 में ही बैन कर दिया क्रिप्टो। उसके बाद 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने वो ओवरटर्न किया रूलिंग, उसके बाद देन वी स्टार्टेड गोइंग मोर डीपर। एंड आज हम इंडिया के लार्जेस्ट एक्सचेंजेस में से एक है एंड ग्लोबली भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो कैन आई कॉल यू एडिल? या ओके, एडिल क्या है? मतलब वो एक आपका जो ईमेल ट्रेल आपके दोस्तों की चल रही थी 2013 से, यस, और उसमें बिटकॉइन हैज रीच्ड XYZ उसका शायद सब्जेक्ट लाइन थी। करेक्ट। कौन कौन था उसमें? अलंकार भी थे आपके साथ के फाउंडर जो हैं? नहीं, अलंकार नहीं थे उसमें। हाँ। तो मैं अपनी बात ज़्यादा कर सकता हूँ। हाँ। मैं बिटकॉइन को तो काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा था। इनफैक्ट जब बिटकॉइन का वाइट पेपर आया था तब हम कॉलेज में हुआ करते थे सब। 2009 में 2006 से 11 IIT बॉम्बे कॉलेज में था। 2009-10 में आई थिंक पहली बार मैंने पढ़ा था उसके बारे में। तब समझ नहीं आया कि क्या फ़ायदा है, क्या होगा, कैसे होगा, राइट। बट 2013 में जब मैं डॉइचे बैंक में पहुंच गया था, डॉइचे बैंक में हम करेंसी ट्रेडिंग डेस्क में ही थे जहां हम काम करते थे। तो हमारे कुछ दोस्त US में रहते थे और वहाँ बिटकॉइन की चर्चा काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी। तो उन्हीं कुछ दोस्तों का ग्रुप था। तो हम लोग बिटकॉइन को ट्रैक करते थे और एक दिन फिर किसी ने ईमेल भेज दिया
क्योंकि तब व्हाट्सएप तो हुआ करता नहीं था बात करने के लिए, ईमेल या गूगल चैट पे मोस्टली बात करते थे दोस्त। तो उसका टाइटल था बिटमेनिया, और पहला टेक्स्ट था कि बिटकॉइन हैज रीच्ड $136 फ्रॉम $86 लास्ट नाइट, इज इट टू लेट टू बाय, ये क्वेश्चन था। और 2013 का पोस्ट था ये। तब से हर साल आई थिंक उस पर कोई ना कोई मैसेज डाल ही देता है, बिटकॉइन इज नाउ रीच XYZ, बिटकॉइन इज नाउ रीच XYZ, इज इट टू लेट टू बाय, टू लेट टू सेल। कॉन्वर्जेशन तो चल रही थी, एंड हमने तो खरीदा भी था तब 2013 में, बट थोड़े टाइम बाद वापस बेच भी दिया था। कितने बिटकॉइन खरीदे थे आपने? आई थिंक करीब सब 4-5 दोस्तों ने मिलके $500 का खरीदा था, तो 3-4 बिटकॉइन होंगे। जब बेचे थे कितने मिले? थोड़ा सा ही, ज्यादा कुछ अप्रिसिएशन हुआ नहीं था। 500 का आई थिंक 650-700 हो गया था। हम तो खुश हो गए थे कि 3-4 दिन में कुछ 20-30% गेन मिल गया, तो एग्जिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि तब तो एक्चुअली तरीके भी नहीं थे ये करने का। मतलब ऐसा नहीं कि हम कर सकते थे, हमने हमारे किसी दोस्त को बोला कि अरे तू US में ही खरीद ले, कुछ पैसा बनेगा तो हम बांट लेंगे, जो भी कुछ करेंगे। बट तब एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा सीखने मिल गया था कि बिटकॉइन है क्या, काम कैसे करता है, सब समझ में बहुत आया कि लोग इसमें पार्टिसिपेट क्यों करना चाह रहे, लोग खरीदना क्यों चाह रहे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज आई थिंक वर्ल्ड ओवर देयर आर मोर पीपल हु ओन बिटकॉइन देन गोल्ड एज सच एज एन एसेट, एंड बिटकॉइन ऑफ कोर्स इज ग्रोइंग। रेगुलेशंस आ गए बहुत सारी कंट्रीज में। इनफैक्ट लास्ट वीक यूएस की सेनेट में क्रिप्टो वीक था पूरा, जिसमें उन्होंने 3 बहुत बड़े बिल्स पास किए। जीनियस एक्ट, क्लैरिटी एक्ट एंड नो CBDC एक्ट, जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इसको पूरा रेगुलेट करने का पाथवे क्या होगा एंड किस तरीके से हम इवॉल्व करेंगे। एंड आई थिंक वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इन द अडॉप्शन ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी एंड द अडॉप्शन ऑफ दिस न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंस। आप इस तरीके से कहते हो कैसे? ठीक है, मैं US वाले पे आऊँगा, लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ अभी कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस का काम क्या होता है। मतलब प्राइवेटली ओन एक कंपनी है, कई सारे एक्सचेंजेस हमने देखे हैं इंडिया में। करेक्ट। क्या काम होता है क्रिप्टो एक्सचेंज में, क्या काम करेगा कोई? क्रिप्टो एक्सचेंज बहुत ही सिंपल सी सर्विस प्रोवाइड करता है। आपको खरीदना है, किसी और को बेचना है, आप दोनों को मिलाता है, एंड आप खरीद के बेच सकते हो और आपको सही प्राइस मिल जाए, ये इंश्योरिटी देता है क्रिप्टो एक्सचेंज। ये क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है, कोई भी एक्सचेंज का यही काम होता है, हर मंडी का यही काम होता है फॉर दैट मैटर, राइट? कि बायर्स और सेलर्स को मिलाना, प्राइस डिस्कवरी करके सही प्राइस इवैल्यूएट करके डिस्कवर करवाना, एंड फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। दुनिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस बहुत सारे हैं, कुछ बहुत बड़े हो गए हैं। लोकली जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस काम करते हैं वो ये भी काम करते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा मूव करके क्रिप्टो खरीद सको और फिर वापस बेच के अपने बैंक अकाउंट में ले जा सको। तो ये जो पार्ट है कि आप आसानी से खरीद सको, बेच सको अपने बैंक अकाउंट से, वो वाला पार्ट एनेबल करते हैं लोकल एक्सचेंजेस। अच्छा, तो ये अभी जो बिटकॉइंस आपके पास हैं, आपके पास है बिटकॉइन? अपने पास? हाँ, मैं खुद भी ओन करता हूँ। कितनी बिटकॉइन आपके पास? मतलब वैसे तो मतलब लेस देन 1 एट दिस पॉइंट। हाँ, एक बिटकॉइन का प्राइस तो बहुत ज्यादा है। हाँ, एक बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा है कुछ। एंड मैं तो पिछले 5-6 सालों से ऑलमोस्ट SIP करते आ रहा हूँ। तो मेरी एक रोज की SIP होती है जिसमें आप ऐसा मान के लिए रोज 300-400 रुपए का बिटकॉइन खरीदा जाता है ऑटोमेटिकली मेरे मतलब आपके पर्सनल अकाउंट में? मेरे पर्सनल अकाउंट में ऑन मुद्रेक्स। तो धीरे धीरे करके वो ग्रो कर गया है। एंड आप ऐसा मान के चल सकते हो आज करीब 20-30% ऑफ मेरी नेट वेल्थ क्रिप्टो में होगी लगभग। आपकी पूरे कमाई का 20-30%? हाँ, 20-30% हो गया है। मैंने डाला कम ही था, बट ओवर टाइम वो ग्रो भी कर गया है, तो पूरी कमाई का 20-30% वेल्थ होगा। और अभी 2-4 महीने पहले जो बिटकॉइन का जो एक ऑल टाइम हाई आया था, करेक्ट, और वो एक क्विक जंप था, कई सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो तो नीचे भी आएगा, और ऑब्वियसली डिप हुआ भी थोड़ा बहुत उसके बाद। वो क्यों हुआ था? उसमें तो आपको काफी गेन हुआ होगा आपके पर्सनल एसेट्स को, और जो भी बिटकॉइन ओन करता है। तो बाय द वे ऑल टाइम हाई अभी वापस लास्ट वीक आया है, where it has re-gotten again। हाँ, फिर से ऊपर गया। तो थोड़ा हम पीछे जा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ अभी बस लास्ट हफ्ते और पिछले हफ्ते क्या हुआ उससे बात करने से बेटर है थोड़ा हम 1.5 साल पीछे जाए। तो अभी तक क्या हो रहा था कि पिछले 1.5-2 साल पहले तक एक आम आदमी कंज्यूमर्स को बहुत आसानी से खरीद बेच पा रहे थे क्रिप्टो करेंसी, या बिटकॉइन की बात करते हैं स्पेसिफिकली बिटकॉइन। बट जो इंस्टीट्यूशंस है, फैमिली ऑफिसेज है, बहुत बड़े फंड्स हैं, उनको खरीदना बेचना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो खरीदी बेची आसानी से करी जाए, इसके लिए यूएस में एक ETF नाम का प्रोडक्ट होता है। तो यूएस ने अलाउ कर दिया
कि एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन ETF लिस्ट हो जाए। तो एक बार बिटकॉइन ETF लिस्ट होने लग गया तो एक नॉर्मल फंड हाउस, एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन, बड़ी कंपनी, बड़े फैमिली ऑफिसेज, बिलियनर लोग बिटकॉइन खरीद पा सके। तो अब उस वजह से पिछले 18 महीने में करीब, आप ऐसा मान के चल सकते हो, करीब $80 बिलियन वर्थ ऑफ इनफ्लो आया है इन बिटकॉइन। उस $80 बिलियन वर्थ ऑफ इनफ्लो की वैल्यू आज $150 बिलियन हो गई है। तो 18 महीने में $150 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन बहुत सारे फैमिली ऑफिस और इंस्टीट्यूशंस ने खरीद लिया है अक्रॉस ऑल ETFs। आपको थोड़ा सेंस दे सकता हूं मैं कि अक्रॉस ऑल ETFs, सिमिलरली गोल्ड के भी ETFs होते हैं। बिटकॉइन और गोल्ड का काफी पॉपुलर कंपैरिजन होता है, तो मैं उसी पाथवे पे आगे बढ़ूंगा। अक्रॉस ऑल ETFs ऑफ गोल्ड करीब $300 बिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स हैं, और गोल्ड ETFs तो 20 साल से चल रहे हैं, एंड बिटकॉइन ETFs ओनली इन 18 मंथ्स नेट वैल्यू करीब 150-160, रफली हाफ ऑफ गोल्ड ETFs हो चुकी है ऑलरेडी। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और फैमिली ऑफिस जा रहे हैं, तो डिमांड इंक्रीज कर रही है। बट एट द सेम टाइम बिटकॉइन का सप्लाई कंस्ट्रेंट है, लॉक्ड है। बिटकॉइन कोई क्रिएट नहीं कर सकता नया, एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिससे नया बिटकॉइन बनता है। द रेट एट विच नया बिटकॉइन आ रहा है वो कम हुए जा रहा है। एट दिस पॉइंट इन टाइम, एनी गिवन ईयर, न्यू गोल्ड, पूरी दुनिया में जो नया गोल्ड माइन करके निकलता है वो करीब 1 से 1.5% ऑफ सप्लाई है। पूरी दुनिया में जो नया बिटकॉइन माइन करके निकलता है वो सिर्फ 0.5 या 0.4% ऑफ सप्लाई है। तो सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, एंड मोस्ट ऑफ दो सप्लाई डिमांड कंस्ट्रेंट्स की वजह से आपको कई बार सडन स्पाइक्स दिखते हैं। जब कोई लार्ज परचेस एक साथ हो जाता है तो सडन स्पाइक्स दिखते हैं, एंड मोस्ट ऑफ दिस इज ड्रिवन एक्चुअली बाय रेगुलेटरी एक्शन। कि अब लास्ट वीक हमें लगता है कि ऑल टाइम हाइज आए इसलिए क्योंकि जनरली यूएस में रेगुलेटरी एक्शन हो रहा था अराउंड द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, ये बताइए मुझे, जैसे हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन के बारे में, और आपने कहा कि ऑल टाइम हाई और इस वजह से आया है, और प्लस माइनिंग के जो माइनिंग में जो गिरावट है, एंड आई एम फ्रैंकली सेइंग कि मेरा यू आर नॉट द फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज ओनर आई एम टॉकिंग टू, करेक्ट, और ऑल्सो ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा बहुत सारी बातें की, ऑन द कैमरा भी। और मुझे हर बार एक चीज लगी कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर हम लोग के देश में बहुत कुछ वर्ड ऑफ माउथ के जरिए चल रहा है, ठीक है, बहुत कुछ वर्ड ऑफ माउथ के जरिए चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी में आप पैसा लगाइए, क्रिप्टो करेंसी में इतने लोगों ने पैसा लगाया है, क्रिप्टो करेंसी एक फेवरेबल डिसीजन है। लेकिन किसी भी फाउंडर ने मुझे ये क्लैरिटी से नहीं बताया कि उनके लिए बिटकॉइन या इथेरियम या व्हाटएवर क्रिप्टो करेंसी दे आर ट्रेडिंग विद, उनके लिए एक्चुअल में है क्या, वो उसको क्या मान के चल रहे हैं। आप मुझे बेचेंगे या मेरे दर्शकों को अगर बेचेंगे कि यार इस एपिसोड के बाद क्रिप्टो करेंसी के लिए जाओ, तो वो क्या सोच के खरीदे कि उसके पास क्या आएगा? क्या उसके पास एक करेंसी आएगी, क्या उसके पास एक टेंडर आएगा, या उसके पास एसेट आएगा, क्या आएगा उसके पास? तो आपने बहुत ही एक सही जगह पे हम जा रहे हैं, और ये मैं आज दर्शकों से बताना चाहूंगा कि यार जब जनरली हम बात करते हैं कि क्रिप्टो को रेगुलेट कर दो, क्रिप्टो ये है वो है, तो पहले समझना जरूरी है कि क्रिप्टो है क्या। तो जैसे हम बात करते हैं फाइनेंस की, पूरा फाइनेंस में बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। बैंकिंग होता है, पेमेंट्स होता है, इंश्योरेंस होता है, सिक्योरिटीज और एसेट्स होते हैं, कमोडिटीज होते हैं, राइट। इन सबके रेगुलेटर्स अलग अलग होते हैं। वो अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि अलग अलग यूज केसेस है, अलग अलग तरीके से ऑपरेट करती है सारी सब चीज़ें। क्रिप्टो को भी उस नज़रिए से देखना चाहिए कि वो एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे ऐसे सब सेक्शंस हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बिटकॉइन को ज़्यादा गोल्ड की तरह इसलिए माना जाता है क्योंकि वो उस पर्सपेक्टिव से ही बना है। इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। वो इसलिए बना है ताकि आप वेल्थ अक्रू कर सको उसमें। फिर कुछ क्रिप्टो एसेट्स होते हैं जिनका नाम होता है स्टेबल कॉइन्स। वो स्टेबल कॉइन्स पेमेंट्स सिस्टम्स की तरह बने हैं। कुछ एसेट्स है जैसे इथीरियम, सोलाना, वो कंप्यूट कंपनीज की तरह बने हैं, राइट। तो इनसाइड ऑफ क्रिप्टो बहुत सारी ऐसी अलग अलग सब सेक्शंस हैं। उन सब सेक्शंस को अलग तरीके से रेगुलेट, अलग तरीके से मॉनिटर, अलग तरीके से ट्रैक करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात है, ठीक है। जो करेंसी जैसी उसको वैसे डील करो, आप ये कह रहे हो। एग्जैक्टली, चलिए। एंड विच मीन्स कि उसका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ अलग होता है। जैसे आप एक बैंक को, मतलब आप HDFC बैंक ले लीजिए और साथ ही साथ मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, DLF इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ले लीजिए, बहुत ही अलग कैश फ्लोज है, बहुत ही अलग बिजनेस मॉडल है। इन दोनों को सेम एनालिस्ट भी कवर नहीं करता, राइट, क्योंकि इसको वैल्यू करने का तरीका बहुत अलग है, इसको वैल्यू करने का तरीका बहुत अलग है। सेम एक्चुअली पैरिटी
क्रिप्टो में भी होती है। ना जैसे आप अंदर जाते हो तब आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनसाइड ऑफ क्रिप्टो 80-85% ऑफ माय नेट वेल्थ विल ओनली बी इन बिटकॉइन एंड इथीरियम। ठीक है, बिटकॉइन में बिलीव इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि वो एक ग्लोबल पब्लिकली अवेलेबल ऑलवेज एक्सेसिबल एसेट है, जिसको अगर मैं कहीं पे भी बेचना चाहूँ तो मैं बेच पाऊंगा। उस वजह से वो एक इन्फ्लेशन हेज की तरह काम करता है, एक स्टोर ऑफ वेल्थ की तरह काम करता है। तो जस्ट लाइक हाउ इंडिया में इंडियन हाउस होल्ड्स गोल्ड खरीदते हैं कि यार गोल्ड में पैसा डालते रहना चाहिए, गोल्ड हमेशा बढ़ेगा, हमें लगता है कि यार गोल्ड कुछ नहीं तो कभी ना कभी गोल्ड तो यूज हो ही जाएगा। बिटकॉइन उसी तरीके की पर्सपेक्टिव्स और उसी तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है, इसलिए मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता हूँ पर्सनली। ये मेरा पर्सनल, अगेन नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, प्योरली मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इथीरियम एक दूसरा एसेट है। इथीरियम क्लाउड कंप्यूट की तरह काम करता है, जैसे AWS काम करता है या अजूर काम करता है। इथीरियम में वो एक प्रोडक्ट बेचते हैं जिसको ब्लॉक स्पेस कहते हैं। और अगर इथीरियम एक कंपनी होती तो लास्ट ईयर इथीरियम का क्लोज टू $1 बिलियन ऑफ रेवेन्यू था, 600 मिलियन कॉस्ट था, करीब 300-400 मिलियन प्रॉफिट था। आप उस तरीके से मॉडल कर सकते हो। मेरे को लगता है कि वो इथीरियम एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है इंटरनेट को चीज़ें बिल्ड करने के लिए, इसलिए मैं इथीरियम पे बहुत बुलिश हूँ, इसलिए मैं इथीरियम खरीदता हूँ। राइट, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैं समझाऊँ अंदर जाके। एंड इसलिए जब नए इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे पास, आप जो कह रहे थे राइट, वर्ड ऑफ माउथ से लोग आते हैं, मेजॉरिटी लोग एक्चुअली वर्ड ऑफ माउथ से ही आते हैं। कई बार वो गलत वर्ड ऑफ माउथ से भी आता है, जहाँ पे उनको किसी अपने मामा के चाचा के लड़के ने व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिया कि ये खरीद लो, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। राइट, ये बहुत कॉमनली होता है, स्टॉक्स में भी होता है, क्रिप्टो में भी होता है। हम टिपिकली लोगों को बोलते हैं कि यार अगर आप वो पर्सपेक्टिव से आ रहे हो ना, ऑलमोस्ट श्योरली आपका नुकसान ही होना है, क्योंकि आप मिस सेल होके आ रहे हो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, जबकि एक्चुअली आपको लॉन्ग टर्म पे फोकस करना चाहिए। एंड इसलिए जब यूजर्स आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि यार आप अगर चालू कर रहे हो तो आप छोटे अमाउंट से चालू कीजिए, पहले समझिए, सीखिए कि चल क्या रहा है, आप एक्चुअली पैसे इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, इसका क्या फ़ायदा है, क्या यूजेज है, एंड फिर धीरे 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 आपकी वेल्थ को ग्रो कीजिए। कोई घाई नहीं है। एटलीस्ट हमारा कम्युनिकेशन, हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा ये रहता है। तो कैसे रेगुलेट होगा? मतलब सारी देखिए लड़ाई जो है, हम दर्शकों को बता दें, हमारे देश में जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको VDA माना गया है, यानी एसेट की श्रेणी में रखा गया है। सरकार उस पर 30% का टैक्स लगाती है और 1% का TDS काटती है, और सरकार ने उसमें ट्रेडिंग करने को, उसको खरीदने, उसकी खरीद फरोख्त को इलीगल नहीं माना है। उसको इसलिए VDA में कह के सरकार टैक्स लगा रही है उस पर, लेकिन सरकार ने उसको, या RBI ने, या किसी भी संस्था ने उसे एक लीगल टेंडर नहीं माना है। और सरकार के अपने एप्रीहेंशंस रहे हैं, RBI के भी अपने एप्रीहेंशंस रहे हैं, और जो बहुत खुल के सामने आए हैं। साल 2018 में बात करें आपकी, जब RBI ने क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में वो फैसला पलट दिया। फिर साल 2021 में RBI ने एक और सर्कुलर जारी किया। उसके बाद भी अभी भी कई सारे बैंक्स हैं, ये आप जानते होंगे अच्छे से, देश के कई सारे बैंक्स हैं जो क्रिप्टो में डीलिंग को अभी भी लेकर एक चुटकी नमक के साथ देखते हैं। उनके एप्रीहेंशंस हैं, उनके एप्रीहेंशंस साफ हैं। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जितनी है बहुत वोलाटाइल हैं, वो कभी भी ऊपर जाएंगी, कभी भी नीचे आएंगी। क्रिप्टो के एक्सचेंजेस वल्नरेबल स्थिति में हैं। लास्ट ईयर जुलाई 2024 में वजीरेक्स हैक हुआ। वजीरेक्स वाले फाउंडर्स जितने हैं आज तक रो रहे हैं कि उनको यूजर्स का पैसा लौटाना है, वो अपने वॉलेट कंपनी से लड़ रहे हैं। कल की तारीख में, आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, कल की तारीख में खबर आई है CoinDCX का सर्वर ब्रीच हुआ है, $44 मिलियन वहां से वाइप आउट हो चुके हैं। करेक्ट। जुलाई, 2 सालों की जुलाई का मैंने ब्यौरा दे दिया, 18 जुलाई 19 जुलाई जी। और ये एक बड़े लेवल का क्या कहते हैं मिसहैप है, जहां पे लोगों ने पैसा लगाया, साहब की ये है, और उड़ गया। मुद्रेक्स के बारे में पढ़ रहा था, मुद्रेक्स भी अपना पैसा कोल्ड वॉलेट में स्टोर करती है। करेक्ट। वॉलेट का ऑपरेटर कौन है ये आप बता दीजिएगा, या ऑपरेटर के साथ कैसे संबंध है आपके, क्योंकि वजीरेक्स वाले अभी भी अपने ऑपरेटर्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि यूजर का पैसा लौटा नहीं पाए हैं। और मेरे पास ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे क्रिप्टो का साल 2022 का फ्रॉड US का आपको पता ही होगा, वो $40 मिलियन है, मुझे एग्जैक्ट नंबर भी नहीं याद है अभी। तो $19 बिलियन, यस, FTX। हाँ, तो वो इतना बड़ा फ्रॉड था। उसके अलावा कई एक्सचेंजेस हैं
जो पैसा लेकर भाग गए लोगों का। मतलब करेक्ट, आखिर में किसी भी यूजर्स के लिए, किसी भी बंदे के लिए जो पैसा लगाने जा रहा है, आप समझिए ना, मुद्रेक्स हो गया या सिद्धांत मोहन का कोई अपना एक्सचेंज हो गया है, या आलिश का, या किसी का भी, एक प्राइवेट एंटिटी तो है ना। हम इन लोगों का पैसा ले रहे हैं और अपनी प्राइवेट कंपनी के जरिए एक कॉइन में लगवा रहे हैं, और कॉइन की वैल्यू गिरी चढ़ी, कॉइन कहाँ गया, हम कहाँ गए, पैसा तो इनका फंस गया ना। करेक्ट, कैसे आप इसको एड्रेस करेंगे? करेक्ट। नहीं सिद्धांत, आप एक्चुअली बिल्कुल सही पाथवे पे हो। मोस्ट फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज जब चालू होती है ऐसे ही चालू होती है कि पहले कुछ प्राइवेट सेट ऑफ कंपनीज आती है, वो प्राइवेट सेट ऑफ कंपनीज वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू करती हैं टू पीपल। वो सर्विसेज इसलिए प्रोवाइड करती है क्योंकि पीपल के एंड, लोगों के एंड में एक्चुअली डिमांड होती है, एंड लोग चाहते हैं वो सर्विसेज को कंज्यूम करना। ओवर टाइम उन प्राइवेट सेट ऑफ कंपनीज में कुछ कंपनीज में फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, बंद हो जाती है, जैसे जैसे वो मूव आउट करती है। बट बिकॉज पीपल के एंड पे डिमांड होती है, रेगुलेशन आते हैं, एंड फिर रेगुलेटर्स आके रेगुलेट करते हैं इसको और बताते हैं कि यार कौन सी कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, राइट? दैट्स ब्रॉडली व्हाट रेगुलेटर्स डू। वो एक बार जब होता है, फिर एक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है और ग्रोथ मिलती है। आज हम क्रिप्टो में उस फेज में हैं जब रेगुलेशंस नहीं है बट उसका पाथवे है। जैसे आप इंडिया की बात कर ले, 2022 में एक टैक्स स्ट्रक्चर आया, 2023 में FIU नाम की एक बॉडी आई, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसमें लिंक किया गया, जिसमें हर एक्सचेंज जो भी इंडिया में ऑफर कर रहे हैं उनको रजिस्टर करना पड़ा। अब इससे क्या हुआ कि जो बहुत सारे अंडरग्राउंड शेडी ऑपरेटर्स है वो सारे बंद हो गए, एंड अब पब्लिक भी थोड़ी और मैच्योर और इन्फॉर्म्ड हो गई कि अगर हमें इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करनी है तो हम इस तरीके की रजिस्टर्ड एंटिटीज पे करें ताकि एटलीस्ट ये हमारा पैसा लेके ना भागे। अब उसके बाद पिछले 2 साल में हमने कुछ इंसिडेंसेस देखे हैं। कल हमने CoinDCX का देखा, हमने कुछ 1 साल पहले WazirX का देखा था, जहाँ एक्सचेंजेस पे वल्नरेबिलिटी होती है। एसेट सिक्योर करना बहुत एक्सपेंसिव और बहुत मुश्किल होता है मोस्ट एक्सचेंजेस के लिए। एंड जैसे हम इंटरनली एटलीस्ट डिस्कस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगर एक एक्सचेंज है उसके पास $1 बिलियन से कम के एसेट्स हैं, तो उसको तो खुद के पास एसेट रखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी इंश्योर करना उस एसेट्स की इतना एक्सपेंसिव होता है कि आप ऑलमोस्ट श्योरली कुछ ना कुछ शॉर्टकट ले लोगे जिस वजह से कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मुद्रेक्स खुद एसेट्स कस्टडी करता ही नहीं है। हम बहुत लार्ज कस्टोडियंस के साथ काम करते हैं, जैसे सीफू, बिटगो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो हमारे एसेट्स कस्टडी करते हैं। वो ना कि हमारे बट और बहुत सारे लोगों के $100s of billion वर्थ ऑफ एसेट्स कस्टडी करते हैं। तो हमें पता है कि इसलिए वहाँ पे कस्टडी है, वहाँ पे सिक्योर है एसेट्स, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे यूजर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम हमारे यूजर्स को डायरेक्ट एक्सेस देते हैं इसका। दूसरा जो एक हम मेक श्योर करना चाहते हैं, एंड ये इसमें भी बैंक की एनालॉजी बहुत कॉमन है। बहुत सालों पहले तक बहुत सारे बैंक्स भी बंद होते रहते थे, लोग बैंक्स के पास अपना पैसा रखते नहीं थे, कैश रखते थे खुद के पास, राइट? बहुत सारे एक्सचेंजेस में ये अलाउड नहीं होता है कि आप क्रिप्टो एसेट्स वहाँ रखो और आपको वही रखने होते हैं, आप लेके बाहर जा नहीं सकते। लाइक वन ऑफ द लार्ज रीजंस व्हाई WazirX पे इतना सारा पैसा निकल गया इस क्योंकि WazirX ने लॉक कर दिया था कि कोई अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता, अपना क्रिप्टो विड्रॉ नहीं कर सकता, कैश लेके जाना है तो आप कैश लेके जाओ, राइट? मुद्रेक्स वो भी अलाउ करता है, ताकि अगर आपको लेके जाना है, आपके पास कस्टडी रखनी है तो आप वो भी रख सकते हो। हमें ऐसा लगता है कि ये जो कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं उससे हम ये सर्विसेज बेटर और मोर एफिशिएंटली प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड आगे चल के जैसे रेगुलेशंस आएंगे वो और चीज़ें ऐड करेंगे जिस वजह से यूजर्स को और सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले। मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करता हूँ कि क्रिप्टो बहुत रिस्की है। मोस्ट लोगों को एक्चुअली क्रिप्टो में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मोस्ट लोगों को, किन लोगों को करना चाहिए? उन लोगों को जिनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज़्यादा है, तो जो थोड़े यंगर लोग होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक कैपिटल बेस बन गया है, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट कितना करना चाहिए? हमेशा छोटे अमाउंट से चालू करना चाहिए, 1-2 हज़ार रुपये। समझना चाहिए पहले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड उसके बाद वेल्थ ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि आप सही कह रहे हो ये बहुत वॉलेटाइल है। अनदर तरीका ऑफ लुकिंग एट क्रिप्टो एसेट्स इज थिंकिंग ऑफ कि यार स्टार्टअप्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप देखोगे कि देश में हज़ारों स्टार्टअप्स हर साल होते हैं, उसमें से 99% तो एक्चुअली 3 साल के अंदर बंद हो जाते हैं, राइट? क्योंकि रिस्की होता है एक स्टार्टअप में ग्रो करना। बहुत सारे बंद हो जाते हैं इसलिए क्योंकि एक्चुअली किसी ने चोरी कर ली, बहुत सारे बंद हो जाते हैं इसलिए क्योंकि कंपनी चल ही नहीं पाई, धंधा ही नहीं बना पाई, बहुत सारे बंद हो जाते हैं इसलिए क्योंकि टीम काम नहीं कर पाई साथ में और डिसमेंटल करके निकल गई। जस्ट लाइक हाउ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, इन डिजिटल एसेट्स में अर्ली ऑन इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होता है। तो मोस्ट लोगों को एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक्चुअली
हमारे इंडियन रेगुलेटर्स ने भी एक बहुत कॉशियस स्टांस लिया है। तो अगर आप देखोगे कि पूरा टैक्स का जो स्ट्रक्चर बना हो, वो क्या कहता है कि यार 30% टैक्स है, 1% TDS है ब्रॉडली। 30% टैक्स किस पे? गेन्स पे। गेन्स आपको कब होते हैं? जब आप एक्चुअली सेल करके जाते हो। तो वो स्ट्रक्चर ही बना है इस तरीके से कि आपको इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट करो, बट लॉन्ग टर्म तरीके से करो, और बाय सेल करोगे तो हम टैक्स लगाएंगे, राइट? सेम TDS पे। TDS कब लगता है? जब आप ट्रांजैक्शन करते हो, सेल करके एग्जिट करते हो। तो स्ट्रक्चर ही इस तरीके से डिजाइन है कि अगर आपको बाय करके होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, तो आप कर सकते हो। बार बार ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि नॉर्मली नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। सेबी खुद कहता है कि यार 92% ऑफ ट्रेडर्स जो स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं वो नुकसान करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, राइट? वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो इसलिए मोस्ट लोगों को एक्चुअली अगर वेल्थ क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से या वेल्थ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ही करना चाहिए। ओके, हम अभी बात कर लेते हैं, जब इसकी इन सब बारे में बात हो ही रही है तो हम बात कर लेते हैं उन रेगुलेटरी एक्शंस की जो लिए गए क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे। वजीरेक्स $8 million वर फ्रोज बाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी ने एक्शन लिया, वजीरेक्स पे $8 million उनके फ्रीज कर दिए। ज़ेप्पे और बिनांस 90 करोड़ इनके एक्सचेंजेस के वॉलेट्स में से बिनांस ज़ेप्पे वजीरेक्स के 90 करोड़ ईडी ने सीज किए थे, क्योंकि ये एक गेमिंग ऐप स्कैम ई-नगेट से जुड़े हुए थे। वॉल्ड, ठीक है, वॉल्ड के भी $46 million ईडी ने फ्रीज कर दिए। आप अभी FIU की बात कर रहे थे। FIU में ये प्रावधान लाया गया कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग को बार बार PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अम्ब्रेला के अंडर में लेकर आया जाए, yes. और उसके अंदर स्क्रूटनी की जाए। लेकिन साहब यहाँ पर तो स्थितियां बड़ी अजीब हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस ही पैसे लेकर भाग रहे हैं, उन पर हवाला के जरिए हवाला यानी गलत तरीके से पैसा ट्रांसफर करने हैं, वो चलाने का इल्ज़ाम लग रहा है। उन पर साइबर क्राइम का, उन पर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग का आरोप लग रहा है। मतलब बिटकॉइंस लाइक क्रिप्टो लाइक बिटकॉइन एंड ट्रॉन, इनके बारे में तो मतलब कहानियां चलती हैं कि आप डार्क वेब पे जाओ, और डार्क वेब मतलब एक्सेस करना तो उंगली का खेल है आपके। आप एक ऐप डाउनलोड करोगे, आप डार्क वेब कर लोगे, और यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स विद दैट। तो ये तो रेगुलेशन में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो समझ गए कि वोलेटिलिटी की बात समझ गए, लेकिन यहाँ पे रेगुलेशन की प्रॉब्लम है। कंपनियां डूब ही नहीं रही हैं, कंपनियों में पर तो एक्शन किया जा रहा है। करेक्ट, नहीं, यू आर राइट। एंड रेगुलेशंस आने का फायदा यही होता है कि जो भी इलिसिट एक्टिविटीज होती है सब जगह बंद हो जाती है, एंड इसीलिए रेगुलेशंस आर मोर देन वेलकम। तो आप जो PMLA की बात कर रहे थे, हम उससे चालू करते हैं। क्योंकि FIU हमारा रेगुलेटर नहीं है, बट इट्स द क्लोजेस्ट दैट वी हैव टू अ रेगुलेटर, राइट? एंड PMLA इज नॉट अ लॉ फॉर क्रिप्टो, बट एक अम्ब्रेला लॉ है जो हम सबको भी फॉलो करना पड़ता है। PMLA में हमें करना क्या होता है? हमें मेक श्योर करना है कि हर यूजर का आधार कार्ड वेरीफाइड हो, पैन कार्ड वेरीफाइड हो, सिर्फ लेजिटिमेट यूजर्स बाइंग और सेलिंग और ट्रेडिंग कर सके। ये सब लॉ आया क्यों? इसीलिए आया क्योंकि कुछ इलिसिट एक्टर्स इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे थे, एंड फिर जो एक्टर्स उसको फॉलो नहीं करते उन पे एक एक करके फाइन लगाया जा रहा है, जो FIU और बाकी सारी बॉडीज लगा रही है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि पिछले 3 साल में एक्चुअली सिद्धांत, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर एक क्लीन अप एक्ट हुई है, जहां पे ऐसे बहुत सारे इलिसिट एक्सचेंजेस, प्लेटफॉर्म्स, प्रोडक्ट्स एक को एक करके रेगुलेटर्स ने बंद किया है। क्यों? क्योंकि कहीं चोरी हो रही थी, कहीं लूट हो रहा था, कहीं गलत तरीके से पैसा दिया जा रहा था, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एक करके सबको साफ किया गया है, ताकि फिर जो बचे कुचे प्लेटफॉर्म्स रहे उनके अराउंड रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करी जाए, ताकि फिर वो ग्रो कर सके और सही तरीके से लोगों को इन्वेस्ट किया जा सके। सिद्धांत, इसमें कुछ मतलब मैं बस ये कहना चाहूँगा, ये जो भी कुछ हो रहा है ये ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में होता है इन फाइनेंस, जब वो ऐसे रेगुलेटरी ट्रांजिशन के थ्रू जाती है। अब आपको अगर याद होगा तो हमारे माँ बाप की जनरेशन बहुत ही अगेंस्ट हुआ करती है जनरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। मेरे माँ बाप तो कहते हैं कि सट्टा बाजार है, इसमें तो पैसा नहीं डालना चाहिए, राइट? मोर ऑफन देन नॉट। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो बड़े हो रहे थे तो वो बहुत सारे स्कैम्स देख रहे थे जो स्टॉक मार्केट में हो रहा था,
राइट। एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद एक फ्रॉड, लोगों का पैसा लूटे जा रहा है, बहुत वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे हो रहा है। ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट के थ्रू भी हुई थी, बट फिर एक रेगुलेटर आया, रेगुलेटर ने चीजें एनफोर्स करी, एक्ट क्लीन अप हुआ, लोगों को इज्जत से चीजें करनी पड़ी। ओवर टाइम एजुकेशन के जरिए लोगों को पता चला कि अच्छा क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड फिर वो पब्लिक कैपिटल मार्केट्स बने और आज इंडिया का स्टॉक मार्केट दुनिया के लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट्स में से एक है। ये सब चीज़ों को टाइम लगता है, कई बार एक जनरेशन लग जाता है, राइट। जैसे मैं कह रहा हूँ, हमारे माँ बाप की जनरेशन आज भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, एटलीस्ट मेरे मॉम डैड तो अभी भी बहुत हिचकिचाते हैं जैसे जैसे करके मैं उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाता हूँ, राइट। अब हमारी जनरेशन ने एक बहुत अलग चीज़ देखी है, सेम साइकिल के थ्रू क्रिप्टो जा रहा है, वो क्लीन अप होगा, इट्स एन इवेंचुअलिटी, होना ही है। द रीजन मैं इतना बुलिश हूँ ऑन दिस इज क्योंकि जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है वो जेन्युइनली वैल्यूबल है, एंड वो टेक्नोलॉजी को आप किसी भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों, तो उस इंस्टेड ऑफ मैं बताऊँ टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं उसका एक यूज केस के बारे में बात करते हैं ताकि समझ में आए, और वो बस एक यूज केस है, बहुत सारे और यूज केस हो सकते हैं, ठीक है। एक स्टेबल कॉइन्स नाम की चीज़ है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि और उसी पे क्योंकि अभी अमेरिका में बहुत फेमस है, अमेरिका में काफी पॉपुलर हुआ है और अभी रेगुलेशंस भी आए हैं, उसको ही केंद्र में रख के बनाया, हाँ उसी को केंद्र में बना के उसी रेगुलराइजेशन के बनाया, तो उसको लेके बात करेंगे तो बहुत सही होगा। तो स्टेबल कॉइन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक स्टेबल कॉइन की, मतलब बहुत सारे तरीके की स्टेबल कॉइन होते हैं, बट एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक स्टेबल कॉइन की प्रॉपर्टी ये होती है, उसका प्राइस फिक्स्ड होता है। तो जैसे USDT USDC टाइप की स्टेबल कॉइन्स होते हैं, इसका प्राइस हमेशा $1 होता है, ठीक है। तो जैसे बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल होता है, सो प्राइस चेंज होता रहता है, ये स्टेबल कॉइन का प्राइस हमेशा $1 होता है। तो आप बोलोगे कि यार ये स्टेबल कॉइन खरीदेगा क्यों? लोग स्टेबल कॉइन्स खरीदते बेचते इसलिए नहीं है क्योंकि उसका प्राइस ऊपर नीचे जाए, वो इसलिए बेचते हैं क्योंकि वो एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है कि आप स्टेबल कॉइन्स खरीद के किसी को भेज सकते हो। जब आप यूज करते हो स्टेबल कॉइन्स को भेजने के लिए तो वो इंस्टेंटली ट्रांसफर हो सकता है एट वेरी लो कॉस्ट। तो इंडिया में हम बहुत लकी है कि हमारे पास UPI है, कि मैं आपको UPI कर सकता हूँ, तुरंत पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। पूरी दुनिया में UPI जैसे प्रोडक्ट्स नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पैसा ट्रांसफर करना बहुत एक्सपेंसिव और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत पैसा लगता है पैसा मूव करने के लिए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मोस्ट लोग पैसा मूव ही नहीं कर पाते। तो स्टेबल कॉइन टाइप के प्रोडक्ट्स बहुत यूजफुल है वहाँ। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग नेशन है। करीब 35 मिलियन इंडियंस हैं जो इंडिया के बाहर हैं, जो हर साल 130 से 135 बिलियन डॉलर इंडिया में वापस भेजते हैं। जब ये इंडिया में पैसा भेजते हैं तो बैंकिंग रूट के थ्रू भेजते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव होता है। इंडियंस 6 से 7 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं जस्ट टू सेंड मनी बैक टू इंडिया, राइट। तो अगर वो स्टेबल कॉइन्स का यूज करके पैसा भेजे तो कॉस्ट 6 से 7 बिलियन डॉलर से $1 बिलियन हो सकती है। तो यूज केसेस काफी है, एंड वो एक एक यूज केस एक टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हो रहा है, एंड जैसे जैसे वो रेगुलेट हो रहा है वैसे वैसे इम्प्लीमेंटेशन बढ़ते जा रहा है। तो सरकार क्या करे, भारत की सरकार क्या करे? हाँ, तो एक्चुअली सिर्फ भारत की सरकार नहीं, बाकी सारी सरकारों के लिए भी हो रहा है। तो पहले एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि भारत की सरकार ने किया क्या है। भारत की सरकार ने अभी तक बोला है कि हम ओपन है, हम चाहते हैं ये टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हो, हम पहले बस जो कचरा हो रहा है उसको थोड़ा साफ करना चाहते हैं, तो इसलिए हम टैक्स लगाएंगे, हम FIU को लाएंगे। फिर 2024 में एक्चुअली जब हम G20 प्रेसिडेंसी थी हमारे पास, तो हमने जनरली बोला कि यार क्रिप्टो एसेट ऐसा एसेट नहीं है कि सिर्फ इंडिया रेगुलेट कर ले कुछ हो जाए, US रेगुलेट कर ले कुछ हो जाए, यूरोप रेगुलेट कर ले कुछ हो जाए, हमें ग्लोबल कंसेंसस लाना है क्योंकि ग्लोबल एसेट है ये, राइट। तो इसलिए इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी में इसके बारे में बहुत पुश किया। तो तब एक FATF की गाइडलाइंस आई वर्ल्ड ओवर, क्योंकि FATF में क्रिप्टो कैसे यूज हो रहा है, कैसे मूव कर रहा है, क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसको मॉनिटर करो, लॉक करो, वो सब जगह इंप्लीमेंट हुआ है। एंड अब क्रिप्टो को एक एक करके ब्रेक डाउन करके उसके एक एक यूज केस के अराउंड रेगुलेशंस आ रहे हैं जो US में आ रहे हैं, वैसा ही कुछ इंडिया में भी होना चाहिए, और मेरे को ऐसा लगता है होगा। रेगुलेशंस को बस थोड़ा टाइम लगता है, ये हमें सबको समझना चाहिए कि रेगुलेटर का जॉब बहुत मुश्किल होता है यार। उसको ये समझना है कि यार इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, उसको ये समझना है कि यूजर कौन है, यूज केस कौन है, एंड फिर उस बेसिस पे इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। आप बात कर रहे हैं, इसी पे मैंने अपना फ़ोन उठाया क्योंकि मैंने एक लिंक सेव करके रखा था। इंडिया में हो क्या रहा है, शक्तिकांत दास जो फॉर्मर RBI गवर्नर, उन्होंने अक्टूबर 2024 में, बहुत दिन तो नहीं हुए, उन्होंने ये कहा कि देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्रिप्टो करेंसी से सबसे ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है।
Das said that he is actually of the opinion that cryptocurrency is something which should not be allowed to dominate the financial system because it has huge financial stability risk. आप क्या कहेंगे इस पे? तो स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है. रिस्क है, ऑफ कोर्स रिस्क है. क्रिप्टो से हमारे सिस्टम को रिस्क होगा. करेक्ट. एंड इसीलिए उसको रेगुलेट करके एक पाथवे देना जिसमें रिस्क मिटिगेट होकर आप बेनिफिट्स पे फोकस कर सकते हो, वो करना काफी आसान है. आरबीआई क्यों करेगा? आरबीआई ने अपने डिजिटल रुपी लॉन्च कर दिया है. उनका ये मूड है कि भाई इस डिजिटल रुपी है जो है, उनका तो मूड साफ लिख रहा है हमको. करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो. इनफैक्ट आई थिंक हम काफी रेगुलरली बात भी करते हैं एनपीसीआई के साथ, आरबीआई के साथ. एंड डिजिटल रुपी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडिया के लिए सही है, राइट. बट आप ये मान के चल सकते हो कि जैसे क्रिप्टो के बहुत सारे यूज केसेस होते हैं, कुछ यूज केसेस है जो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है. जैसे हमारे पास यूपीआई है, हमें इंस्टेंट पेमेंट्स नहीं चाहिए. यूपीआई से बेटर कोई सिस्टम ही नहीं है, तो इंस्टेंट पेमेंट्स की जरूरत ही नहीं है इंडिया में. बट जब क्रॉस बॉर्डर पैसा मूव कर रहा है तो हमें चाहिए एक सिस्टम ताकि इंडियंस चीपर और फास्टर तरीके से इंडिया में पैसा भेज सके. उन चीज़ों में यूज़ हो सकता है, बाकी जगह यूज़ नहीं हो सकता है. इसलिए बोल रहा हूँ ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स जब हम कह देते हैं कि ब्लैंकेट गलत है, ब्लैंकेट सही है, ऐसा कभी ट्रू नहीं होता है. हर टेक्नोलॉजी के गुड यूज केसेस होते हैं, बैड यूज केसेस होते हैं. आप अगर उन गुड चीज़ों को यूज करके इम्प्लीमेंट करो और उस बाउंड्री डिफाइन कर दो कि ये आदमी इस तरीके से ये कर सकता है, तब एक्चुअली आई थिंक बहुत बेनिफिट किया जा सकता है इंडियन इकोनॉमी को भी एंड जनरली इंडियन सिस्टम को भी, विदाउट इम्पैक्टिंग द रिस्क्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. 3 साल से बहस चल रही है अडिल भाई की संसद में कानून आएगा और क्रिप्टो रेगुलेशन बिल आ जाएगा. ये 3 साल से बहस सुन रहा हूँ मैं लगातार, एक भी साल नहीं आया. करेक्ट. सरकार साफ साफ बोलती है कि पैसा तो मूव करोगे अगर आप तो पैसा का टैक्स देना पड़ेगा, व्हिच इज फेयर पॉइंट. करेक्ट. सरकार कल को आगे बोल दे कि भाई नहीं अब ये सब हमारे यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि आरबीआई ने एक मौके पे भी, किसी भी एक मौके पे क्रिप्टो के साथ दरिया दिली तो नहीं दिखाई. करेक्ट. ठीक है, आरबीआई ने साफ साफ किसी भी मौके पे नहीं दिखाई. प्रमोट तो छोड़ दीजिए, मतलब लीनियंसी भी नहीं दिखाई. आरबीआई बार बार फिनमिन को लिख रहा है. निर्मला सीतारमण का भी बयान आया है फिन मिनिस्टर का कि क्रिप्टो करेंसी आर नॉट लीगल टेंडर, एक से ज्यादा बार दे चुकी हैं वो. कल को बोल दे सरकार कि भाई नहीं हमारी कोई योजना नहीं है क्रिप्टो को रेगुलेट करने की, आप अपने रिस्क पे करिए. और ऑब्वियसली सब लोग अपने ही रिस्क पे कर रहा है, तो क्या करेंगे? नहीं तो आई थिंक दो चीजें होगी. या तो पूरी दुनिया में रेगुलेट हो जाएगा एंड पूरी दुनिया उसके बेनिफिट्स रीप करेगी, इंडिया नहीं करेगा. उसके कुछ फायदे नुकसान होंगे इंडिया के जो इंडिया फिर बेयर करेगा. या तो फिर मोमेंटरीली नहीं होगा और थोड़े टाइम बाद वापस इंट्रोड्यूस कर लिया जाएगा एंड इंडिविजुअल यूज केसेस में इंप्लीमेंट होगा. ये हम कैसे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में हो रहा है? क्योंकि आज हो रहा है. जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, आज लेट्स थोड़ी डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं पहले, फिर हम गो अहेड. ठीक है. यूरोप में क्लियर मीका रेगुलेशन है जी, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पूरे यूरोपियन यूनियन पूरी यूरोपियन यूनियन 23 में आया था. पूरी यूरोपियन यूनियन और उसको एसेट मानते हैं. वहाँ पे एक्चुअली 2-3 अलग अलग चीजें मानते हैं. एक एसेट है और एक ई मनी रेगुलेशन है, 2 अलग चीजें हैं. वो दोनों है इम्प्लीमेंटेड वहाँ. तो यूरोप में रेगुलेशन है, यूएस में लास्ट वीक ही हो गया है, कनाडा में लाइसेंसेज है, ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंसेज है, सिंगापुर में लाइसेंसेज है, हांगकांग में लाइसेंसेज है, यूके में लाइसेंसेज है. मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड में एक्चुअली बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क है. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वो लाइसेंसेज हैं. हम लाइसेंस्ड है यूके में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में टू ऑफर सर्विसेज ओवर देयर. मिडल ईस्ट ने अभी एक रिसेंटली एक नया लाइसेंसिंग रेजिम निकाला है. तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पूरे डेवलप्ड वर्ल्ड में तो क्रिप्टो का एक्सेप्टेंस है ही है. अगर हम डेवलपिंग में जाएं, डेवलपिंग में मैं लिटरली जियो बाय जियो जा सकता हूँ. लैटिन अमेरिका में आज करीब 10 से 15% ऑफ टोटल रेमिटेंसेस क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू हो रहे हैं. ब्राजील, एल साल्वाडोर इज अ बिग एग्जांपल. एल साल्वाडोर तो एक्चुअली बहुत छोटी सी कंट्री है. मतलब एल साल्वाडोर नोएडा से बड़ी नहीं है, बहुत ही छोटी सी कंट्री है. तो एल साल्वाडोर तो बहुत छोटा है. मैं तो ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना, चिली की बात कर रहा हूँ जो पूरा लैटिन अमेरिका बनाती है. ऑलमोस्ट हर जगह पे एक कोई ना कोई रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है. एंड आज अर्जेंटीना में ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा स्टोर करने में बिलीव करते हैं एज कम्पेयर टू देयर लोकल करेंसी, क्योंकि लोकल करेंसी इतनी लूज है और इतनी डिवैल्यू हो रही है. ये डेटा इतना कहाँ से आ रहा है आपके पास? ये इस डेटा का सोर्स क्या है? पब्लिक इंफॉर्मेशन है. जैसे फॉर एग्जांपल बिट्सो करके काफी पॉपुलर लैटिन अमेरिकन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और प्लेटफॉर्म है
जिसने कुछ महीने पहले ये अनाउंस किया कि दे हैव नाउ रिसीव्ड 10% ऑफ ऑल रेमिटेंसेस फ्रॉम द यूएस मैक्सिको कॉरिडोर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। तो ये लैटिन अमेरिका के लिए ट्रू है। अफ्रीका में अलग अलग कंट्रीज में, इनफैक्ट मेजॉरिटी कंट्रीज में किसी ना किसी तरीके का स्ट्रक्चर आ रहा है, वेदर इट बी इजिप्ट, वेदर इट बी नाइजीरिया, वेदर इट बी साउथ अफ्रीका, ऑलमोस्ट हर जगह एक रेगुलेटरी सेटअप है। साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम बात करें, इन आर बैकडोर, फिलीपींस में रेगुलेटेड है, वहाँ पे तो एक्चुअली एक लोकल स्टेबल कॉइन भी है। इंडोनेशिया में रेगुलेटेड है, वियतनाम में बात हो रही है रेगुलेशंस की, थाईलैंड में रेगुलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो हम कवर कर ही चुके हैं। तो अगर आप एक्चुअली वर्ल्ड ओवर देखो ना, सब जगह सिद्धांत कुछ ना कुछ रेगुलेटरी क्लैरिटी आई है। और ये सब पिछले 2 साल में हुआ है, बाय द वे। लाइक ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराना है, तो पिछले 2-3 साल में ही सब हुआ है। एंड वो 2-3 साल में सारी गवर्नमेंट्स एक दूसरे से क्यूज ले रही है और समझ रही है कि हम इसको स्ट्रक्चर कैसे करें, क्योंकि आप एक सिंगल लॉ तो ला नहीं सकते, क्योंकि इतना वाइड है, इतने अलग अलग यूज केसेस है ना, कि आप एक सिंगल लॉ में इसको पूरा कवर ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको एक करके करना पड़ता है। एंड जो मोस्ट कॉमन चीजें हो रही है वो या तो बिटकॉइन या स्टेबल कॉइन्स के अराउंड हो रही है, और मेरे को लगता है वही अप्रोच इंडिया में भी ली जाएगी। बस हमें टाइम लगेगा, हमें कोई घाई नहीं है ये करने की। आप बात कर रहे हैं यूएस की, जिसकी बात 3-4 बार हो चुकी। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट है, एडिल, आई गेस अगर आपकी निगाह से गई हो, साल 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वहाँ के क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने ट्रम्प कैंपेन को बहुत सपोर्ट किया था। करेक्ट। उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया था। ट्रम्प ने कहा कि मैं सत्ता में आया तो आपको रेगुलेट करूंगा। मैं एपी की रिपोर्ट साइट कर रहा हूँ। ट्रम्प ने जीनियस बिल जब लेकर आए तो ट्रम्प के सीनेट में इसको लेकर जो भी बातें हुई, लेकिन ट्रम्प ने भाई मीडिया के सामने कहा कि दे हेल्प मी इन गेटिंग अ वोट। ट्रम्प ने साफ कहा कि मुझे वोट दिलवाया इन्होंने, मेरे कैंपेन में पैसा लगाया। करेक्ट। और ये एक तरह से पीठ खुजाने जैसा कैंपेन था, तुम मेरी पीठ खुजाओ तो मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। वहाँ पे हाउस में इसको लेकर अभी भी रिजेंटमेंट है कई सारे लोगों में। अब रिपोर्ट्स ऑनलाइन मिल जाती हैं, बहुत सारी रिजेंटमेंट है ट्रम्प के इस बिल को लेके, इस पूरे कानून को लेकर। और उन्होंने भी बहुत तैयारी से पूरे मार्केट को धड़ाम से ओपन नहीं कर दिया। करेंसी टाइड क्रिप्टो करेंसी को ही उन्होंने रेगुलेट किया है कि भाई मेरी करेंसी जो टाइड रहेगी करेंसी उसी, इसीलिए स्टेबल कॉइन को उन्होंने वो किया है। और ट्रम्प के फैसले बड़े वैसे होते हैं, मतलब वो मैं ऑपरेशन सिंदूर के समय से देख रहा हूँ, उनको फोन करने की आदत है, उनको दावे करने की आदत है। बहरहाल दैट्स अनदर मैटर। हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की, हम बात कर रहे हैं बड़े एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। अब हो सकता है हमारे बीच एग्जाम्पल कोई लिखे कमेंट सेक्शन में कि दुबई में तो भाई फ्लाइट और बुकिंग और होटल बुकिंग और करेंसी बुकिंग इस तरह से शुरू हो गई है। मैं उनसे कहूँगा कि ईडी ने दुबई में फ्लैट खरीदने वालों को, जिन्होंने क्रिप्टो से फ्लैट खरीदे हैं, उनको नोटिस पकड़ा दिया है और उनके एसेट्स फ्रीज किए हैं, ये भी ईडी ने किया है। मैं उनसे ये भी कहूँगा कि 2-3 लाख दिरहम का स्कैम खलीज टाइम्स में रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड वहाँ पे हुआ। और हमारे पास डेटा नहीं है कि इन बड़े सिस्टम्स में, खासकर यूरोपियन यूनियन जैसा सिस्टम या यूके जैसा सिस्टम या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसा सिस्टम, वहाँ पे एक्चुअली ट्रेडिंग क्रिप्टो को लेकर कितनी बड़ी हुई, कितना परसेंट ट्रेडिंग ने लिया। जब और हम इस सब की बात कर रहे हैं, उसके बीच में एक बड़ी पिक्चर है चाइना की। चाइना हाथ खड़ा कर चुका है क्रिप्टो से, बोला कि मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन एक्चुअली। करेक्ट। वो उससे पीछे हटा हुआ है, जिसमें वो सबसे बड़ी पावर है की तरह बीच में पड़ा हुआ है क्रिप्टो। जब फाइनेंशियल मार्केट की बात आती है और जब इस तरह की डिजिटल करेंसीज की बात आती है तो पीछे खड़ा है। करेक्ट। मतलब पिक्चर ही नहीं क्लियर है ना बॉस, मेरा ये कहना है। व्हाट डू यू से ऑन दिस? नहीं, आप सही कह रहे हो, क्रिप्टो अभी बहुत अर्ली है, ये रेगुलेटरी क्लैरिटी इमर्ज हो रही है। जैसा मैंने बोला, पिछले 2-3 सालों में ये रेगुलेटरी आए हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है ये भी अभी इमर्ज हो रहा है। तो इसलिए मोस्ट लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में। अगर कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे करना चाहिए, इस बात से भी मैं ट्रू हूं। हैविंग सेड दैट, हर जगह, हर इन कंट्रीज में एक चीज को जहां पे यूटिलिटी है उन चीजों को पकड़ के इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एंड जहां पे बैड एक्टर्स जो बैड हरकतें कर रहे थे उनको हटा के साफ किया जा रहा है। ये सब जगह हो रहा है। तो ये कॉमन ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं।
एंड मे बी हमें और 2-3 साल लगेंगे टू फिगर आउट कि यार ये कितना वैल्यूबल है, कितना वैल्यूबल नहीं है, और इसके अराउंड क्या करना चाहिए. एंड वो आर्क के थ्रू जाना पड़ेगा क्रिप्टो को एज अ एसेट क्लास एज वेल एज अ टेक्नोलॉजी. एंड वी कैन ओनली वेट एंड वॉच. Some people are hopeful कि yes, this will work and it should work. Some people are naysayers कि नहीं ये तो काम ही नहीं कर सकता है. But ये हर चीज़ में होता है, ऑलमोस्ट हर चीज़ में. 2 साइड्स होती हैं, एक का ओपिनियन ये होता है, एक का ओपिनियन ये होता है. जैसे ओपिनियंस मूव करते हैं वैसे एक्सेप्टेंस मूव करता है. आज एक्चुअली आप ट्रम्प की बात कर रहे हो यूएस में, बट इट्स नॉट जस्ट ट्रम्प, राइट? लाइक वहाँ पे भी एक सेनेट और एक हाउस का सिस्टम होता है. 56 सेनेटर्स जो क्रिप्टो सपोर्ट करते हैं, हर वो सेनेटर इलेक्ट हुआ है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी एक्चुअली जो पॉपुलेस है वो चाहती है क्रिप्टो इम्प्लीमेंट हो एंड लीगैलिटी और क्लैरिटी है. वो एक ओवरटर्न विंडो का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे 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 एक्सेप्टेंस बढ़ता है वैसे 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 पॉलिटिकल विल चेंज होता है एंड फिर रेगुलेटरी विल चेंज होता है. उस प्रोसेस के थ्रू यूएस गया है ओवर द लास्ट, आप ऐसा मान के चलिए 2-3 ईयर्स. उस प्रोसेस के थ्रू यूरोप गया था उस कुछ टाइम पहले, एंड धीरे 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 मोस्ट कंट्रीज उसी प्रोसेस के थ्रू जाती है. ये सोसाइटल चेंजेस को तो टाइम लगता है सिद्धांत. एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल आ जाएंगे रेगुलेशंस, परसों आ जाएंगे, 6 महीने में आ जाएंगे, 3 साल समय लगेगा. मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जो यूटिलिटी है वो ट्रू है, वो जेन्युइन है, तो उस वजह से इम्प्लीमेंट तो हुआ ही. चूंकि रेगुलेशन के पक्ष में बातें हो रही हैं, क्योंकि इसको करना भी जरूरी है. मैं भी ये इस ओपिनियन का हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं विदाउट नोइंग द रिस्क. बहुत सारे लोग जानते हुए या ना जानते हुए कि रिस्क कितना है वो लगाते जा रहे हैं पैसा. कई बार पैसा डूब जा रहा है, कई बार पैसा नहीं मिल रहा है, एक्सचेंज बंद हो जा रहे हैं, एक्सचेंज भाग जा रहे हैं. मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अलकायदा, ISIS, हमास, इन जैसे ग्रुप्स, ये सारे ग्रुप्स क्रिप्टो के ट्रेडिंग पे काम कर रहे हैं. इनको वैसे फंड मिल रहे हैं, वैसे पैसे मिल रहे हैं. रेगुलेशन ज़रूरी है. रेगुलेशन से तस्वीर साफ हो जाएगी. और प्लस अभी जो मनमानियाँ चल रही हैं क्रिप्टो के मार्केट में, माइनर्स की या एक्सचेंज ओनर्स की, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक ब्रॉडर पिक्चर में बात कर रहा हूँ. मनमानियों में थोड़ा सा लगाम लगेगा, लोगों का पैसा थोड़ा सुरक्षित होगा. और रेगुलेशन किस शक्ल में आए सरकार बेहतर जानती है. करेक्ट. ठीक है, तो बातचीत करके मजा आया आपसे. इस बातचीत को यहीं रोकते हैं. ये था खर्चा पानी का स्पेशल एपिसोड. अपना ख्याल रखिएगा. आपका पैसा है, लल्लन टॉप नहीं कह रहा कहीं लगाइए. आपकी जहां मर्जी हो वहां लगाइए, वहां सेफ रखिए. ये आपका चुनाव है. अपना ख्याल रखिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया.